गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री चैप्टर संख्या 3 में अपने नेनसर समीकरण, उसके अनुप्रयोग और गिब्स मुक्त ऊर्जा आपस में किस प्रकार से विद्युत वाहक बल के साथ में संबंधित होती है और गिब्स मुक्त ऊर्जा साम्य अवस्था स्थिरांक के साथ में किस प्रकार से संबंधित है, नेनसर समीकरण और साम्य अवस्था स्थिरांक में क्या संबंध होता है, ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। अब जो आज की क्लास होगी इसमें अपन पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यह इसी वैद्युत रासायनिक श्रेणी के ऊपर आधारित है। यानी जो भी धातुएं होती हैं, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में, सक्रियता का मतलब होता है क्रियाशीलता, सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? धातुओं को उनकी सक्रियता यानी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब जो ये श्रेणी बनाई गई है यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें ऊपर वाली जो धातु है इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और नीचे वाली की कम होती है। और जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता घटती है, सक्रियता घटती है, अपचय यानी विभव बढ़ता है। अपचयन विभव का मतलब इलेक्ट्रोड विभव, और जो हाइड्रोजन होता है इसका अपचयन विभव होता है 0.00। इसके अपचयन विभव का मान होता है 0.00 वोल्ट। और वैसे भी हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, इतना ही होता है। अब यहाँ पे जिसके अपचयन विभव का मान जितना कम होता है या अधिक ऋणात्मक होता है, ऊपर वाले का अधिक ऋणात्मक होता है, उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होती है, वह कहलाता है प्रबलतम अपचायक। ठीक है। और जिसकी क्रियाशीलता कम होगी, कम किसकी होगी? जिसके अपचयन विभव का मान अधिक होगा, उसको बोलेंगे हम दुर्बलतम अपचायक। तो नीचे वाला जो ये F2 है, अगर विद्युत रासायनिक में श्रेणी में देखा जाए तो फ्लोरीन है वो दुर्बलतम अपचायक कहलाता है। ठीक है, फ्लोरीन है वो दुर्बलतम अपचायक कहलाता है। और जो लिथियम है वो प्रबलतम अपचायक कहलाता है। और जो प्रबलतम अपचायक होगा वह दुर्बलतम ऑक्सीकारक होगा। यानी ये होगा दुर्बलतम ऑक्सीकारक। तो जो दुर्बलतम अपचायक होगा वो क्या हो जाएगा? प्रबलतम ऑक्सीकारक। तो यहां पे ये होगा प्रबलतम ऑक्सीकारक। अब देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी डेफिनेशन आपको बताई दी कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता यानी सक्रियता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने का जो ढांचा है या तरीका है उसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर आती है वह प्रबलतम अपचायक होती है और जो सबसे नीचे आती है वह दुर्बलतम अपचायक। जैसे फ्लोरीन तो यहाँ पे अधातु है, लेकिन कोबाल्ट को देखा जाए तो ये धातु है। ठीक है। और जो सबसे ऊपर आती है वह दुर्बलतम ऑक्सीकारक और जो सबसे नीचे आता है वह प्रबलतम अपचायक। ठीक है। ऊपर आएगा प्रबलतम अपचायक, नीचे
दुर्बलतम अपचायक, सबसे ऊपर दुर्बलतम ऑक्सीकारक और सबसे नीचे प्रबलतम ऑक्सीकारक। और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा इलेक्ट्रोड विभव यानी अपचयन विभव का मान बढ़ता है, और अपचयन विभव का मान बढ़ता है तो सक्रियता का मान घटता है। क्लियर? ये होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रबलतम अपचायक कौन, तो लिथियम हो जाएगा नहीं। अब क्वेश्चन आ गया कि निम्न को अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन दे दिया जैसे, और आपको दिया हुआ है जैसे लिथियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, पोटेशियम दिया हुआ है, और जैसे मान लीजिए एक दे दिया आयरन, और पूछा है कि इन धातुओं को इनकी अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम, ठीक है, तो हमें पता है एक तो श्रेणी याद होनी चाहिए पूरी। अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब जो ऊपर आ रही है उनकी अपचायक क्षमता अधिक होगी। तो देखिए ऊपर कौन आ रहा है, लिथियम। बढ़ता हुआ क्रम तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, जिसकी अपचायक क्षमता सबसे कम होगी। तो इनके अंदर देखा जाए तो देखिए लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और Fe। तो ये तो लिथियम, ये मैग्नीशियम, ये पोटेशियम, और ये आ गया आयरन। तो सबसे कम किसकी होगी, आयरन की। तो इसका आंसर होगा यानी अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम, यानी बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले कौन होगा, Fe। अब इसके बाद में देखिए कौन आएगा, Mg, फिर पोटेशियम, और सबसे अधिक होगा लिथियम। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि अपचायक क्षमता घटता क्रम लिखिए, तो घटता क्रम क्या होगा। अगर हमसे घटता क्रम पूछा जाए इसी अपचायक क्षमता, तो इसको पकड़ के यूं उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन होगा, लिथियम, इसकी अधिक होगी, फिर पोटेशियम की इससे कम, मैग्नीशियम की इससे कम, और आयरन की सबसे कम। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनको ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए, देखिए एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन करवा रहे हैं। जैसे ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, ठीक है, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम है, तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये याद रखना कि अपचायक क्षमता ये तो घटती है, और ऑक्सीकारक क्षमता ये बढ़ती है। जिसका जितना ज़्यादा अपचयन विभव होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। तो अब इसमें देखिए हमें बढ़ता क्रम लिखना है, तो जो नीचे से नीचे आ रही है उसकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होगी, और ऊपर आ रही है उसकी कम होगी। तो देखिए इनमें सबसे ऊपर कौन है, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, और फिर होगा आयरन। क्या यही होगा? अगर यही उल्टा पूछ ले कि ऑक्सीकारक क्षमता क्या घटता क्रम लिखिए, ठीक है, तो घटता क्रम होगा तो चिन्ह उल्टा, चेंज, घटता क्रम क्या होगा, यानी सबसे अधिक किसकी होगी, आयरन की, इससे कम मैग्नीशियम की, इससे कम पोटेशियम की, और सबसे कम होगी लिथियम की। देखिए ऊपर वाला क्या है, दुर्बलतम ऑक्सीकारक। क्लियर? क्वेश्चन हो गया जैसे हेलोजन को इनकी अपचायक या ऑक्सीकारक क्षमता के घटते या बढ़ते क्रम में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लीजिए इसी में कर रहे हैं इधर, हेलोजन को इनकी
ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी हेलोजन को इनकी ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है किसको? हेलोजन को। अब देखिए हमें हेलोजन कहाँ कहाँ पर उपस्थित है। तो हेलोजन को देखा जाए तो एक तो हेलोजन ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ और एक लास्ट में। ऑक्सीकारक अक्षमता तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीकारक अक्षमता क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसकी ऑक्सीकारक क्षमता कम होगी। तो सबसे कम किसकी होगी? I2 की। तो ये आंसर हो जाएगा I2, फिर Br2, इसके बाद में Cl2 और इसके बाद में F2। ये हो गया इनका बढ़ता क्रम। अब यही क्वेश्चन हो और लिखवाए घटता क्रम। यानी क्वेश्चन हो गया कि हेलोजन को इनकी ऑक्सीकारक क्षमता के घटते क्रम में लिखी। तो घटते क्रम में मतलब सबसे पहले किसको लिखें? जिसकी अधिक होगी। वही प्रक्रिया पकड़ के इसे घुमा दीजिए। यानी सबसे पहले होगा F2, घटता क्रम है तो ये चिन्ह होगा। इसके बाद में Cl2, फिर Br2 और सबसे अंत में होगा I2। क्लियर? तो हेलोजन को इनकी अपचायक क्षमता हो चाहे ऑक्सीकारक क्षमता हो, इनके बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित हम कर सकते हैं। किसके आधार पे? विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर। अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ की पॉइंट हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह श्रेणी किस किस काम में आती है। जैसे मान लीजिए इस श्रेणी के लिए यह बताया गया है कि श्रेणी जो धातुओं को इनकी अपचायक क्षमता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यही किया गया है, या बोल सकते हैं धातुओं को इनकी ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सक्रियता देखी जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता घटती है, परंतु अपचयन विभव का मान बढ़ता है। अब इस श्रेणी के आधार पर यह बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं वे प्रबलतम ऑक्सीकारक अपचायक, और जो धातुएं नीचे होती हैं वो हमेशा प्रबलतम ऑक्सीकारक कहलाती हैं। ठीक है, यह हो गया इनका पहला की पॉइंट जो हमने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब इसमें दूसरा की पॉइंट आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वो हमेशा एनोड का कार्य करती हैं, और जो धातुएं नीचे स्थित होती हैं वो हमेशा कैथोड का कार्य करती हैं। यानी ऊपर वाली धातु तो कार्य करेगी एनोड का, और जो धातु नीचे स्थित है वो कार्य करेगी कैथोड का। अब एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीकरण या अपचयन। ऑक्सीकरण तो ऊपर वाली धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग। कैथोड के ऊपर क्या होता है? अपचयन तो नीचे वाली धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? ग्रहण करेगी। अब इस हमने डेनियल सेल पढ़ लिया। अब डेनियल सेल में ये देखा जाए कि जिंक धातु का तो हमने बनाया था एनोड और कॉपर धातु का कैथोड। यही क्यों किया? इससे उल्टा क्यों नहीं किया? कॉपर का तो बना देते एनोड और जिंक का बना देते कैथोड। तो इसमें देखिए अगर डेनियल सेल को देखा जाए तो डेनियल सेल में एनोड व कैथोड किसके बने होते हैं? एनोड तो जिंक का, तो ये तो रहा जिंक, और कैथोड कॉपर का, ये रहा कॉपर।
ठीक है, यानी एनोड तो किसका है, जिंक का, और कैथोड किसका है, कॉपर का। अब बताइए ऐसा ही क्यों हुआ, क्लियर हो गया डेनियल सेल का। क्यों, विद्युत रासायनिक श्रेणी का की पॉइंट क्या है कि इस श्रेणी में ऊपर स्थित धातु किसका कार्य करेगी, एनोड का। इस कारण डेनियल सेल में एनोड क्या था, जिंक। नीचे स्थित धातु किसका कार्य करेगी, कैथोड का। तो इस कारण डेनियल सेल में अंदर कॉपर का क्या बनाया हमने, कैथोड बनाया। ऊपर स्थित धातु एनोड का कार्य कर रही है, यानी वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीकरण। कहने का मतलब इस लैंग्वेज को हम ये बोल सकते हैं कि जो धातु ऊपर स्थित है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और नीचे वाले धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। 11th क्लास में भी थी आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए इसमें अगर हम आगे चलें इसी के द्वारा, तो हम देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचय गुण तो घटते हैं और ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं। ये पहला की पॉइंट बता दिया था। दूसरा क्या हुआ, ऊपर स्थित धातु एनोड और नीचे स्थित धातु कैथोड का काम। अब देखिए इसमें एनोड कैथोड के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि डेनियल सेल में एनोड व कैथोड किसका बना हुआ होता है, या फिर एक, ये तो हो ही गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि कोई सेल एल्यूमिनियम तथा टिन से बना है तो इस सेल का एनोड व कैथोड बताइए। यानी कोई सेल है वो किस किस से बना हुआ है, एल्यूमिनियम और एसएन टिन से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। कोई भी XYZ कोई भी सेल हो सकता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो एल्यूमिनियम का बना हुआ है वो दूसरा टिन का। ठीक है, तो इनमें एनोड व कैथोड बताइए। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम कहाँ है इस श्रेणी में, एल्यूमिनियम तो ये रहा। ठीक है, एसएन कहाँ है, ये रहा। अब आप आसानी से बता सकते हो एनोड कौन है, एनोड तो होगा एल्यूमिनियम। क्यों, कहाँ स्थित है ये, ऊपर। तो यहाँ पे ये तो हो गया एनोड, और एसएन क्या हो गया, कैथोड। क्या क्लियर। जैसे किसी सेल में इलेक्ट्रोड एल्यूमिनियम व क्रोमियम के उपस्थित हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम व क्रोमियम के, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वही क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन, एनोड। तो हमें देखना एनोड कौन सा हुआ, तो एनोड कौन होगा, एल्यूमिनियम। कैथोड कौन सा हुआ, क्रोमियम। तो एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्रोमियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। हो जाएगा नहीं, ये है बात। आगे बात समझे। अब देखिए आगे अगला जो तीसरा की पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी का, वो क्या बोलता है। तीसरा की पॉइंट देखिए, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम सक्रियता, सक्रियता को हम क्या बोल सकते हैं, क्रियाशीलता, विद्युत धनीय गुण और अपचायक प्रवृत्ति। विद्युत धनीय गुण और अपचायक प्रवृत्ति, ये सभी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अपचयन विभव के। सभी के सभी व्युत्क्रमानुपाती किसके होंगे, अपचयन विभव के। इनको अलग अलग लिखें, देखिए इनको, इसको छोड़ दीजिए। सक्रियता व्युत्क्रमानुपाती अपचयन विभव की, विद्युत धनीय गुण व्युत्क्रमानुपाती अपचयन विभव की, अपचायक प्रवृत्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, अपचयन विभव की। तो पहले इसको समझिए, यानी अपचयन विभव का मान कम होगा तो अपचायक प्रवृत्ति बढ़ेगी। यही है, ये भाग में है, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो अपचयन विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोड विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर वाले का क्या होगा, कम होगा। अब इसका ऊपर वाले का कम है, कम होगा तो अपचायक प्रवृत्ति अधिक होगी। यही है कि लिथियम क्या कहलाएगा, प्रबलतम अपचायक। जैसे नीचे जा रहे हैं तो अपचयन विभव बढ़ रहा है, जैसे F2 को देखा, फ्लोरीन को, अपचयन विभव बढ़ रहा है यानी इसका मान बढ़ा तो अपचायक प्रवृत्ति क्या हुई, कम हुई, तो ये क्या कहलाया, दुर्बलतम अपचायक। आगे बात समझ।
अगर आपसे पूछे कि निम्न धातुओं को उनकी सक्रियता के बढ़ते क्रम में लिखी, जैसे सक्रियता का क्रम क्वेश्चन हो गया कि निम्न धातुओं को उनकी सक्रियता के बढ़ते क्रम में लिखिए, ये क्वेश्चन है। और आपको दे दिया गया पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो सक्रियता का बढ़ता क्रम, सक्रियता अधिक किसकी होगी? जिसके अपचयन विभव का मान कम होगा। ठीक है, अब हम देखें तो ये धातु ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो अपचयन विभव बढ़ रहा है, सबसे ऊपर वाली का कम है, जिसका कम होगा उसकी सक्रियता अधिक होगी, यही होगा। अब बढ़ता क्रम है तो चिन्ह ये होगा, पहले किसको लिखेंगे? जिसकी सक्रियता कम होगी। कम किसकी होगी? जिसके अपचयन विभव का मान अधिक होगा। अधिक किसका होगा? वो श्रेणी में नीचे आएगा। तो इनमें श्रेणी में सबसे नीचे कौन है? मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से अधिक किसकी होगी? सोडियम, सोडियम से अधिक पोटेशियम, और पोटेशियम से भी अधिक होगी लिथियम। आ गई बात समझ? यानी जिसके अपचयन विभव का मान जितना कम होगा उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। इसी क्वेश्चन को दे दे कि निम्न धातुओं को उनके विद्युत ध्वनीय गुण के बढ़ते क्रम में लिखी, क्या यही होगा? और इसी क्वेश्चन को दे दे कि निम्न धातुओं को उनकी अपचायक प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए, तो भी आंसर यही होगा। हो गई बात क्लियर? यानी धातुओं को उनकी सक्रियता हो, चाहे विद्युत धनीय गुण हो, चाहे अपचायक क्षमता हो, ये सब देखा जाता है अपचयन विभव के आधार पर। अब देखिए 3 की पॉइंट हो चुके हैं, चौथा की पॉइंट देखिए। चौथा की पॉइंट है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु के विलयन में से उस धातु को विस्थापित, विस्थापित का मतलब हटा देना, विस्थापित कर देती है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया आपके 10वीं क्लास में भी थी। 10वीं में थोड़ा अधिक था, 11th क्लास में थोड़ी बहुत और आती है, लेकिन 10th क्लास में अभिक्रियाओं के प्रकारों में विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी। जैसे मान लीजिए एक धातु ले रहे हैं जिंक, और दूसरा धातु का जो विलयन है तो ले रहे हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब जिंक कहाँ है? ये रहा। कॉपर कहाँ है? नीचे। जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे। कॉपर सल्फेट तो ये हो गया कॉपर का विलयन या लवण बोल सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु के विलयन में से उस धातु को विस्थापित कर देती है। यानी ये धातु ऊपर स्थित है और ये नीचे, तो यह धातु इस धातु को क्या कर देगी? हटा देगी। यानी क्या अभिक्रिया हुई? ZnSO4 + C, ये होगा। अब इसे उल्टा करना चाहें, उल्टा मतलब जैसे Cu और विलयन हो जिंक सल्फेट का, ये हो गया। इधर कॉपर, इधर विलयन किसका है? जिंक सल्फेट का। तो क्या करते हैं अपन? यूं लिख देते हैं कि CuSO4 + Zn, जो क्या है? गलत है। यह अभिक्रिया होगी ही नहीं, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आपने 10वीं क्लास में रटा था कि यही अभिक्रिया ऐसे क्यों हो रही है, ये नहीं होती।
तो ये होगा सब विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या बोल रही है कि ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु के विलयन में से उस धातु को विस्थापित कर देती है, यानी हटा देती। तो जिंक ऊपर स्थित है और कॉपर नीचे स्थित है। तो जिंक क्या करेगी, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर धातु को आसानी से हटा देगी और इसके स्थान पे आ जाएगा जिंक और यहां से कॉपर बाहर निकल जाएगा। अगर हम उल्टा कर रहे हैं, कॉपर के साथ में जिंक सल्फेट की अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो अभिक्रिया नहीं होगी, यह ध्यान रखना है। अब अगला की पॉइंट देखिए, 4 की पॉइंट हो चुके हैं, 5वां की पॉइंट देखिए। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु ऑक्साइड स्थायी होते हैं। यानी जो भी धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। अब स्थायी होंगे तो इनका अपघटन नहीं होगा या कठिनता से होता है। जिनका अपघटन नहीं होता है तथा हाइड्रोजन के नीचे स्थित धातु ऑक्साइड कम स्थायी होते हैं। इनको लिख देना अधिक, कम स्थायी होते हैं, जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है। यानी जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं वो तो क्या होंगे, अस्थायी। अस्थायी होंगे तो आसानी से नहीं टूटेंगे। देखिए जैसे किसी का भी अगर कोई स्थायित्व होता है, अगर उसको कोई दूसरा हटाना चाहे या उसके साथ में कोई भी हस्तक्षेप करना चाहे तो किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। और कोई ऐसे अस्थायी है तो उसको कोई भी वहाँ से हटा सकता है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलना चाहें तो। जैसे एक तो ऑक्साइड है HgO और एक है MgO, ये 2 ऑक्साइड है। ये मरकरी का ऑक्साइड और ये है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब इसको देख के आपको पहले तो ये पता लगाना है कि किसका अपघटन होगा और किसका नहीं होगा। किसके आधार पे बताएंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार। तो इस श्रेणी में देखिए Hg कहाँ है, ये रहा। Mg ये रहा ऊपर। लैंग्वेज क्या बोल रही है, जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो अधिक स्थायी होते हैं और उनका अपघटन नहीं होता। तो किसका अपघटन नहीं होगा, Mg का अपघटन नहीं होगा, MgO का नहीं होगा। यानी मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है उसका अपघटन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्थायी है। हमने कहां से पता लगाया, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या बोल रही है कि हाइड्रोजन से ऊपर होगा तो स्थायी होगा, स्थायी होगा तो उसका अपघटन नहीं होगा। ठीक है। HgO कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे, ये रहा हाइड्रोजन और इससे नीचे है Hg। तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, कम स्थायी। ये होगा कम स्थायी और ये है अधिक स्थायी। तो कम स्थायी है तो इसका अपघटन होगा। और इधर इसका अपघटन नहीं होगा। आई बात समझे, इधर इसका तो अपघटन होगा और इधर इसका अपघटन नहीं होगा।
अब आपको दे दे कि HgO या नाम लिख के दे दे मैग्नीशियम के ऑक्साइड और मर्क्यूरी के ऑक्साइड में से किस ऑक्साइड का स्थायित्व अधिक है, आंसर क्या होगा, MgO का। किस ऑक्साइड का अपघटन होगा, तो आंसर क्या होगा, HgO का। HgO व MgO में से किसका अपघटन होता है, अपघटन किसका होगा, HgO। अगला क्वेश्चन अगर बढ़ा के दे तो HgO व MgO में से HgO का तो अपघटन होता है परंतु MgO का नहीं होता, क्यों, आंसर क्या होगा, जिसका होता है इसका मतलब उसका स्थायित्व क्या है, कम है, तो आंसर क्या होगा, HgO का अपघटन आसानी से हो जाता है, क्यों, क्योंकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड कम स्थायी होता है जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड अधिक स्थायी होता है और उसका अपघटन नहीं होता है। क्लियर बात, ये हो गए आपकी इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो की पॉइंट हैं वो 5 हो चुके हैं। एक लास्ट 6वां की पॉइंट और बच रहा है, यानी विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है इसमें हाइड्रोजन से जो भी धातुएं ऊपर स्थित होती हैं, सभी में हाइड्रोजन लगा के बारे में बोल रहा है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती हैं। लास्ट है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं। यानी जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे सभी धातुएं अम्लों के साथ में क्या करेंगी, अभिक्रिया, और कौन सी गैस देंगी, हाइड्रोजन गैस। ये आपके 10th क्लास में भी था और 11th में भी था। जैसे जिंक धातु है और इसकी अभिक्रिया करवाई जाए H2SO4, H2SO4 क्या है, अम्ल है। अब हाइड्रोजन गैस देंगे क्योंकि जिंक कहाँ है, ये हाइड्रोजन और इससे ऊपर ये राजी, क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, आसानी से करेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, ZnSO4, क्योंकि Zn क्या होता है +2, SO4 होता है -2, और कौन सी गैस देगा, H2 हाइड्रोजन गैस, तीर का चिन्ह ऊपर, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रही। जैसे Zn जिंक है और HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो HCl क्या है, अम्ल है, और जैसे इसके साथ में अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी और यहाँ Zn+2 होता है तो बनेगा ZnCl2। संतुलित कर दीजिए, यहाँ क्या लग जाएगा, 2। क्लियर, ये 6 जो नियम हैं ये किसके हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से, और इससे काफ़ी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो दोबारा बता देता हूँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या, धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने का जो ढांचा या तरीका है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु प्रबलतम अपचायक और नीचे स्थित धातु प्रबलतम ऑक्सीकारक होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु दुर्बलतम ऑक्सीकारक और नीचे स्थित धातु है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है जबकि सक्रियता घटती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक अक्षमता घटती है जबकि ऑक्सीकारक अक्षमता बढ़ती है। ये पहला ही की पॉइंट था, ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक क्षमता घटेगी और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। दूसरा की पॉइंट क्या था हमारे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु एनोड का तथा नीचे स्थित धातु कैथोड का कार्य करती है, यानी ऊपर स्थित धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और नीचे स्थित धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो इसके आधार पर हम किसी भी सेल के एनोड व कैथोड का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। तीसरा की पॉइंट था कि सक्रियता, समानुपाती विद्युत धनीय गुण, समानुपाती अपचायक गुण, और ये सभी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अपचयन विभव के,
अगर अपचयन विभव का मान घटता है, कम होगा, तो सक्रियता, विद्युतधनीय गुण और अपचायक प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, और अगर अपचयन विभव का मान अधिक होता है तो ये तीनों के तीनों गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे। ठीक है, अगला की पॉइंट था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु ऑक्साइड हैं, वो स्थायी होते हैं और आसानी से अपघटित नहीं होते, और हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु ऑक्साइड हैं, वो कम स्थायी होते हैं, जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, इससे अगला की पॉइंट था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु के विलयन में से उस धातु को विस्थापित कर देती है, लेकिन नीचे वाली ऊपर वाली को नहीं करेगी। लास्ट की पॉइंट था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु, जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वे सभी अम्लों के साथ में क्रिया करके और कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस। ये है आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी एक कॉपर सल्फेट का विलयन है और उसमें जिंक के इलेक्ट्रोड को लटका रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखिए क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में Zn इलेक्ट्रोड को लटकाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक पात्र है, ठीक है, और इस पात्र के अंदर CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसी पात्र में हम इलेक्ट्रोड लटका रहे हैं, किसका, ये है Zn इलेक्ट्रोड। अब देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी अपन ने की पॉइंट पढ़े थे उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। तो क्या जिंक कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करेगा? आसानी से करेगा। क्यों? जिंक कहाँ है? ऊपर, और कॉपर कहाँ है? नीचे। क्या करेगा? ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से इस कॉपर को हटाएगा और इसके स्थान पे कौन आएगा? जिंक आएगा। यानी जिंक इलेक्ट्रोड से Zn बाहर आएगा और Zn बाहर आके कॉपर सल्फेट के विलयन में से किसका स्थान ग्रहण करेगा? कॉपर का। ठीक है, और यहां कॉपर है, ये किस अवस्था में है? Cu+2। ठीक है, तो देखिए कॉपर सल्फेट का होता है नीला रंग, जलीय विलयन कैसा होता है इसका? नीले रंग का। और ये नीला रंग किसके कारण होता है? Cu+2 आयनों के कारण। केवल Cu के कारण नहीं होता, Cu+2 आयनों के कारण इसका नीला रंग होता है। किसका? कॉपर सल्फेट। तो देखिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लटकाया जाता है तो जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, यानी यहां से जिंक इलेक्ट्रोड से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, बाहर निकलेंगे। जिंक से क्यों निकलेंगे? क्योंकि ये ऊपर है और ऊपर वाले का क्या होता है हमेशा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना, यानी जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जिसके कारण Zn किस में बदलेगा? Zn+2 में। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं तो इसके भार में कमी आएगी। एक तो ये बात होगी, यानी इसके भार में कमी होगी। देखिए क्या क्या प्रक्रिया है, जिंक इलेक्ट्रोड के भार में कमी होगी। दूसरा क्या होगा? और ये Zn+2 है, ये किसका स्थान ग्रहण करेगा? Cu+2 का, जिसके कारण जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है यह गायब हो जाएगा। क्योंकि कॉपर सल्फेट का नीला रंग किसके कारण था?
Cu+2 के कारण, और Cu+2 का स्थान किसने ग्रहण कर लिया है? Zn+2 ने। और जो Cu+2 है यह क्या करेगा? यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी Cu+2 इलेक्ट्रॉन त्यागे किसने? Zn ने। तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यह किस में बदल जाएगा? केवल Cu में। और यह Cu जो है यह नीचे पात्र के पेंडे में जमा हो जाएगा, क्योंकि आयन कब बनते हैं? आयनिक जो घुलनशील अवस्था में, जलीय अवस्था में। बाकी ये धातु प्राप्त हो गई, वो कहाँ जमी हो जाएगी? नीचे पात्र के पेंडे में, और यह हो जाएगा लाल भूरे रंग का। यानी किस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा? अब लाल भूरा। ये आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक इलेक्ट्रोड लटकाया जाता है। तो क्या क्या हुआ? जिंक इलेक्ट्रोड के भार में कमी आई, और कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो गायब हो गया। कॉपर है Cu, ये पात्र के पेंडे में जमा हो गया, और रंग हो गया लाल भूरे रंग का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक इलेक्ट्रोड लटकाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। यही आंसर होगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट का नीला रंग Cu+2 आयनों के कारण था, और जब ये जिंक इलेक्ट्रोड लटकाया जाता है तो Cu+2 आयन का स्थान कौन ग्रहण कर लेता है? Zn+2, जिसके कारण इसका नीला रंग गायब हो जाता है। ठीक है। इससे उल्टा पूछे कि क्या होता है जब जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर इलेक्ट्रोड लटकाया जाता है? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अभिक्रिया ही नहीं होगी। यानी इससे उल्टा पूछा जाए तो कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप इसमें कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के आधार पे ही हमें इसका आंसर निकालना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो ये टेबल है ये आपको पूरी तैयार करनी है, इसके बगैर कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। ये टेबल अगर आपको तैयार है तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आए हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।